10 मिनट गुजर गए, वो शख्स ना आया तो मैं वहाँ से निकल जाने के बारे में सोचने लगा। मेरा टारगेट जनूबी हिंद का सबसे बड़ा शहर मद्रास था, जहाँ से मुझे भारतीय एटमी प्लांट को उड़ाने के लिए मोंडएम्प कैंप नामी शहर जाना था। काफ़ी लंबा सफ़र था, दोपहर हो चुकी थी, भूख लग रही थी। दरगाह शरीफ पर लंगर जारी था। वहाँ से मैंने नमकीन चावल खाए और गौर करने लगा कि यहाँ से नई दिल्ली पहुँचकर ट्रेन पकड़ूँ या निज़ामुद्दीन स्टेशन पर चला जाऊँ। ख़तरा तो दोनों जगहों पर था। मद्रास एक्सप्रेस मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन ही से मिल सकती थी और दिल्ली का रेलवे स्टेशन मुझे एक ऐसा मगरमच्छ लग रहा था जो मुंह फाड़े मुझे निकलने के लिए तैयार हो। आखिर मैंने फ़ैसला किया कि निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बम्बई का रुख किया जाए, बम्बई से पौना पहुँचूँ और फिर मद्रास की तरफ निकल जाऊँ। वो बिल्कुल मुख्तलिफ सूबा है, वहाँ मैं निस्बतन महफूज हूँगा। रुपए मेरे पास काफ़ी थे। वहीं बैठे हुए लोगों से मैंने मालूम कर लिया कि बम्बई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन शाम को 7 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचती है और 5 मिनट रुकने के बाद रवाना हो जाती है। बाकी वक्त मैंने वहीं कवालियाँ सुनते गुजार दिया। 6 बजे लंगर से थोड़े नमकीन चावल खाए, ठंडा पानी पिया और पौने 7 बजे दरगाह शरीफ से निकलकर एक रिक्शे में बैठकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा रश नहीं था। मैंने बम्बई तक फ़र्स्ट क्लास का एक टिकट ख़रीदा और एक कैंटीन की ओट में बेंच पर बैठ गया। अब मुसाफिरों की रेल पेल शुरू हो गई थी। ठीक 7 बजे दिल्ली की तरफ से ट्रेन आ गई। ये पंजाब मेल थी। ट्रेन में काफ़ी रश था। मैं फ़र्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया। यहाँ पहले ही से 3 मुसाफिर अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान थे। उनका सामान फ़र्श पर रखा था। नशिस्तों पर बिस्तर लगे हुए थे। उनमें एक सिख था और 2 हिंदू थे। हिंदुओं ने तलक लगा रखे थे। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मुसाफिरों ने मेरी तरफ एक नज़र देखा और फिर आपस में बातें करने लगे। मैंने अपनी तसल्ली के लिए खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिल तक से रह गया। वही आदमी जिसने दरगाह के कब्रिस्तान में गालिब की कब्र पर फातिहा पढ़ते हुए मुझे घूरा था, प्लेटफार्म पर सामने खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। गार्ड ने सीटी बजाई तो गाड़ी को धचका लगा। वो शख्स अब भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सर नीचे कर लिया। ट्रेन प्लेटफार्म से निकल चुकी थी। मैंने सोचा अगर ये सीआईडी का आदमी है तो मेरे साथ ट्रेन में सवार क्यों नहीं हुआ। हो सकता है उसने यहीं से अगले स्टेशन पर खबर कर दी हो कि मैं फ़लाँ कंपार्टमेंट में सवार हूँ। इस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया। सिख मुसाफिर मुझसे पूछ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। वो फिर बोला, भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाओगे। भोपाल मेरे मुंह से निकल गया। ट्रेन ने स्टेशन से निकलते ही रफ्तार पकड़ ली थी। फरीदाबाद का स्टेशन आया और गुजर गया। ट्रेन अपनी अगली मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। आगे सुथरा शहर था। शाम का चटपटा रात के अंधेरे में घुल मिल गया था कि पंजाब मेल सुथरा के रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। मैंने खिड़की से सर निकाल कर देखा तो प्लेटफार्म की रोशनियों में मिलिट्री पुलिस के ऊंचे तुरों वाले सिपाही नज़र आए। मैं डब्बे के दरवाजे पर खड़ा हो गया जो रेलवे लाइन की तरफ खुलता था। ट्रेन अभी रुकी नहीं थी कि मैं नीचे उतर गया। डब्बे आगे गुजरते चले गए। 3rd क्लास वाले डब्बे ट्रेन की सबसे पिछली बोगी में थे। मैंने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अचकन की जेब से जहरीला सुगार और टिकट निकालकर कुर्ते की जेब में डाला और अचकन दूसरी तरफ रेलवे लाइनों में फेंक दी। यूं ही 3rd क्लास का डब्बा मेरे करीब से गुजरा। मैं उसके दरवाजे से लटक गया। ट्रेन कुछ आगे जाकर रुक गई। 3rd क्लास के डब्बे में बहुत रश था। मैं एक मुसाफिर के सामान की आड़ लेकर बैठ गया। कई मुसाफिर अंदर घुस रहे थे, सामान खिड़कियों से अंदर फेंक रहे थे। मैंने देखा कि दरवाजे के आगे लोगों का सामान पड़ा था जिसकी वजह से वो बंद था। खिड़की से अभी तक कोई मिलिट्री पुलिस वाला अंदर झांकता नज़र नहीं आया था। खुदा खुदा करके इंजन ने विसल दी और ट्रेन आगे को खिसकी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। पंजाब मेल फराटे पर थी। रात की तारीकी को चीरती आगरा की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। 1.5 घंटे बाद राजा की मंडी स्टेशन गुजर गया। अगला स्टेशन आगरा कैंट था। ट्रेन रुक गई। मुसाफिरों का यहाँ भी रश था। एक मुसाफिर खिड़की में से कूदकर अंदर आया और बोला, अरे यहाँ आज पुलिस क्यों आई हुई है? कोई डाकू पकड़ेगी क्या? मैंने अपना आप मज़ीद नीचे कर लिया। मेरे पास एक बड़े मियाँ कांधे पर रुमाल डाले बैठे थे। मैंने उनसे कहा,
मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या आपका रुमाल थोड़ी देर के लिए अपने सर पर बांध सकता हूँ? सर को हवा बहुत लग रही है। उन्होंने फ़ौरन मुझे अपना फूलदार रुमाल दे दिया। मैंने उसे अपने सर पर इस तरह बांध लिया कि मेरी शक्ल दूर से नहीं पहचानी जा सकती थी। ट्रेन का स्टॉप 10 मिनट का था, उसे 15 मिनट गुजर गए। पुलिस डब्बों में मुझे तलाश कर रही थी। उसका सबूत मुझे एक सिपाही को देखकर मिल गया जो हमारे डब्बे को खुलवाने के लिए कह रहा था। मुसाफिर सामान इधर उधर हटाने लगे। लैट्रीन मेरे करीब ही थी। मैं उसके अंदर घुस गया। अंदर से कुंडी लगा ली। अब मेरी किस्मत थी, पकड़ा भी जा सकता था और नहीं भी पकड़ा जा सकता था। जब मुझे लैट्रीन में घुसे 5 मिनट हो गए तो किसी ने बाहर से दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा। दरवाज़ा खोलो भैया जी। हमला करने की तैयारी करके मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने पुलिस सिपाही की बजाय एक मुसाफिर खड़ा था। मैं मुंह लपेटे सर झुकाए बाहर निकलकर सामान की ओट में बैठ गया। मालूम हुआ कि सिपाही अंदर नहीं आया था, वहीं खिड़की में से अपना फ़र्ज़ पूरा करके चला गया था। ट्रेन आगरा कैंट से रवाना हुई तो एक बार फिर मैंने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि अब तवक्को नहीं थी कि किसी अगले स्टेशन पर पुलिस मुझे तलाश करने आए। अगला बड़ा स्टेशन ग्वालियर था। रात 1 बजे तक ट्रेन छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पीछे छोड़ती अपने सफ़र पर दमा रही। 1 बजे ग्वालियर आ गया। प्लेटफार्म पर काफ़ी रश था। कुछ मुसाफिर उतर गए, कुछ डब्बे में सवार हो गए। मैंने खिड़की से प्लेटफार्म पर निगाह डाली, कहीं मिलिट्री पुलिस का कोई सिपाही दिखाई न दिया। ग्वालियर से ट्रेन चली तो उसने रुकने का नाम ही न लिया। कई छोटे स्टेशन गुजरते चले गए। पौ फटने वाली थी कि पंजाब मेल झांसी के रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। मैं ट्रेन से बाहर आने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। जिन बुजुर्ग का मैंने रुमाल अपने सर पर बांध रखा था उन्हें झांसी उतरना था। मैंने रुमाल वापस करना चाहा तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बेटा, तुम्हारे सर में दर्द है, उसे अपने पास ही रखो। मैंने बड़े मियाँ का शुक्रिया अदा किया। ट्रेन रवाना हो गई और जब भोपाल आया तो दिन काफ़ी निकल चुका था। यहाँ मैंने दूसरे मुसाफिरों के साथ आब खौरमे में चाय पी और बंद मक्खन खाया। फिर दिन भर ट्रेन चलती रही। सारे रास्ते मुझे किसी ने ना पूछा। जलगांव के बाद नंदगांव भी गुजर गया। आधी रात के बाद स्टेशन नास्क रोड आया। यहाँ मैंने प्लेटफार्म पर निकलकर थोड़ा बहुत खाया। देवलाली पहुँचे तो सुबह काज़िब की झलकियाँ नमूदार होना शुरू हो गईं। अगतपुरी के स्टेशन पर बिजली का इंजन लगा दिया गया, क्योंकि दिल्ली से यहाँ तक स्टीम इंजन हमें लाया था। यहाँ से बम्बई का रंग रूप नज़र आना शुरू हो गया था और ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई थी। कल्याण का रेलवे स्टेशन आया तो बम्बई शुरू हो गया। कल्याण के बाद पंजाब मेल दावर के लोकल स्टेशन पर रुकी और फिर शोर मचाती तड़तड़ाती हुई बम्बई सेंट्रल के अजीमशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। प्लेटफार्म पर उतरने की बजाय मैं दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर उतर गया और यार्ड की दूसरी पटरियों से गुजरता हुआ दूसरे प्लेटफार्म पर चढ़ गया। प्लेटफार्म की घड़ी दिन के 8 बजा रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और लगता था कि बूंदाबांदी हो चुकी है। मैं एक जगह दूसरे मुसाफिरों के साथ बेंच के किनारे पर बैठकर माहौल का जायज़ा लेने लगा। यहाँ मिलिट्री पुलिस का कोई आदमी मौजूद नहीं था। मैंने स्टॉल पर चाय पी और बुक स्टॉल से टाइम टेबल ख़रीदा। अंग्रेज़ी अखबार पर निगाह डाली। वहाँ ना तो कहीं मेरी खबर थी और ना ही कोई तस्वीर छपी थी। मैं दूसरे मुसाफिरों के रेले में शामिल होकर सीढ़ियों वाले पुल की तरफ बढ़ा। पुल अबूर करके बड़े प्लेटफार्म पर आया और दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने मुझे घेर लिया। उनमें कोई होटल वाला था, कोई टैक्सी वाला और कोई विक्टोरिया यानी बग्गी वाला था। मैं एक मुसलमान लड़के के साथ विक्टोरिया में बैठकर पिंडी बाज़ार के बगदादी होटल में आ गया। मामूली किस्म का कमरा था। एक बेड और पुरानी सिंगार मेज़ कोने में रखी थी। चाय मंगवा ली और फिर टाइम टेबल खोलकर बम्बई से मद्रास जाने वाली ट्रेनों का जायज़ा लेने लगा। एक ही ट्रेन मेरे लिए मौजूद थी जो रात के 10 बजे बम्बई से रवाना होकर अगली रात के पिछले पैर मद्रास पहुंचती थी। बहुत तवील सफ़र था। मेरे पास भारतीय करेंसी में सिर्फ 1000 रुपये रह गए थे। फर्स्ट क्लास में सफ़र करना वैसे ही मेरे लिए ख़तरनाक था। थर्ड क्लास में आदमी दूसरे मुसाफिरों में गुम हो जाता है।
दोपहर के खाने के बाद मैं सो गया। शाम को आंख खुली तो भिंडी बाज़ार में आकर पहला काम ये किया कि नए कपड़े ख़रीदे, फिर स्टेशन पहुंच गया। मद्रास एक्सप्रेस में फ़र्स्ट क्लास वगैरह में बुकिंग हो रही थी, मगर थर्ड क्लास की टिकट के बारे में बाबू ने बताया कि वो ट्रेन चलने से कुछ देर पहले ही मिलेगी। उसने बताया कि ट्रेन रात के 9 बजे रवाना होती है। टाइम टेबल में वक्त गलत छप गया था या किसी और वजह से ट्रेन की रवानगी का वक्त तब्दील कर दिया गया था। मैं वापस अपने होटल में आ गया। मेरा प्रोग्राम ये था कि 8:30 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो जाऊंगा। 7:30 बजे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने खाना कमरे में ही मंगवा लिया। मैं खाना खाने लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। अभी मैंने खाना ख़त्म ही किया था कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक शख्स अंदर आ गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम। कुदरती तौर पर मेरे मुंह से वालेकुमुस्सलाम निकल गया। अब जो उसकी सूरत देखी तो दिल धक से रह गया। मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। ये वो शख्स था जिसके बारे में मुझे यकीन था कि CID का आदमी है और जिसे मैंने मिर्ज़ा गालिब के मज़ार पर और फिर सुथरा के स्टेशन पर देखा था। मैंने अनजान बनते हुए कहा, माफ़ करना भाई जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मेरे पास ही पलंग पर बैठ गया। उसकी तोंद पतलून की पेटी से और बाहर को निकली हुई थी। एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, चंडीगढ़ के कांग्रेसी लीडर राम प्रकाश से मुसलमान बनने में आपको कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। बात साफ हो गई थी। वो दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। कोई लगी लिपटी रखे बगैर उसने अपना आई कार्ड निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, मेरा नाम केवल कृष्ण है। मैं दिल्ली CID का इंस्पेक्टर हूं और आपको अपने साथ ले जाने आया हूं। भागने की कोशिश फजूल होगी क्योंकि बाहर पुलिस मौजूद है। मेरे पास वक्त इतना नहीं था कि मैं मुकद्दस नक्श को आजमाता। उसने मुझे बाजू से पकड़कर जैसे ही उठाने की कोशिश की, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, महाशा जी, आप जब के बात ख़त्म हो गई है, मैं आपके कब्ज़े में हूँ। मुझे इतनी इजाज़त तो दे दें कि तंबाकू के 2 काशी लगा लूँ। ये कहते हुए मैं दूसरे हाथ जहरीला सिगार जेब से निकाल चुका था। उस बदबख्त ने कमाल कर दिखाया। झपट कर सिगार मेरे हाथ से छीन लिया। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो सिगार की तरफ देखता हुआ बोला, ये तुम बुझा हुआ सिगार क्यों पीते हो? जहरीला सिगार मैं कई बार बुझा चुका था। मैंने कहा, बुझे हुए सिगार में ज़्यादा नशा होता है। इस गत्ते ने देखते देखते सिगार फर्श पर फेंककर उसे पाँव से मसल दिया और अफसोस कि मैं अपने इंतहाई कीमती सिगार को ना बचा सका। ये काम पलक झपकते में हो गया था और जो कुछ मैंने किया वो भी पलक झपकते में हो गया था। उसके जबड़े के लिए मेरी एक ही फलांग मौलिक साबित हुई। वो पलट कर गिरा। उसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा सिंगार मेज़ के किनारे से टकराया। मैं उछलकर दोनों पैरों से उसके हल्कुम पर गिरा तो उसकी गर्दन टलक गई और खोपड़ी के पिछले हिस्से से खून उबल उबल कर बहने लगा था। मैंने अपने कीमती सिगार को आखिरी बार देखा। वो रेज़ा रेज़ा हो चुका था और मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। ये बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन अब मुझे वहाँ से हर हालत में भाग जाना था। मैं होटल की सीढ़ी चढ़कर छत पर पहुँच गया। मैंने मुंडेर की ओर से नीचे देखा। वाकई नीचे पुलिस की एक जीप खड़ी थी। एक थानेदार जीप के करीब बेचैनी से टहल रहा था। उसका पिस्तौल बेल्ट में लगा हुआ था। छत से एक सेवरेज पाइप दूसरी बिल्डिंग तक जाता था। मैं उस पाइप के सहारे दूसरी इमारत की छत पर उतर गया। ये एक 2 मंजिला इमारत थी। अंधेरा बढ़ रहा था। बिल्डिंग के फ्लैटों में रोशनियां हो रही थीं, लेकिन जहां मैं था वहां रोशनी नहीं थी। मैंने दूसरी तरफ से नीचे झांका। नीचे गली तो थी, मगर बिजली के तार भी फैले हुए थे। गली में छलांग लगाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ था। हल्की फुल्की फुहार पड़ने लगी। गली 15 फुट चौड़ी थी। उसे छलांग कर भी पार नहीं कर सकता था। जनूब की तरफ नीचे दूसरे मकान की छत ढलानी थी। उस छत से जहां मैं मौजूद था ढलानी छत कोई 12-13 फुट नीचे होगी। मैंने पाँव दूसरी तरफ लटका दिए और फिर हाथ छोड़कर ढलवान पर छलांग लगा दी और गिरते ही नीचे खिसकने लगा। थोड़ा सा खिसकने के बाद मैं रुक गया और ख़ुद को छपकली की तरह छत से चिमटा लिया। दफ्तन नीचे से किसी ने आवाज़ दी, अरे धनिया देख तो ऊपर क्या गिरा है रे।
मैं आहिस्ता आहिस्ता केकड़े की तरह रेंगकर छत के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। यहाँ नीचे दूसरी मंजिल का बरामदा था। बरामदे में एक कुर्सी खाली पड़ी थी। फ्लैट गरीबाना थे। अंदर से किसी बच्चे के रोने और माँ के झिड़कने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं बरामदे में कूद गया। आवाज़ सुनकर अंदर से एक मराठी औरत साड़ी संभालती हुई निकली। ओई माँ, ठक, वो चीख पड़ी। सीढ़ियों का दरवाज़ा मेरे सामने था। मैं जितनी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर सकता था उतरकर नीचे गली में पहुँच गया। सामने ईरानी होटल में लोग खाना खा रहे थे। रिकॉर्डिंग हो रही थी। गली हल्की फुहार में भीग रही थी। किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। उस जीने से फ्लैटों के लोग उतरते चढ़ते थे। चंद कदम तेज़ कदम उठाने के बाद मैं लपक कर गली की दूसरी सिमत हो लिया। ये गली भी आगे उसी बाज़ार में निकल आई जहाँ पुलिस की गाड़ी बगदादी होटल के बाहर खड़ी थी। मैंने दूर से देखा कि होटल के बाहर जलते बल्ब की रोशनी में पुलिस की गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही बैठा था। उसका मतलब था कि बाकी सिपाही इंस्पेक्टर की क़यादत में ऊपर जा चुके थे। मैं उल्टे पांव पिंडी बाज़ार से मोहम्मद अली रोड की तरफ चलने लगा। यहाँ बाज़ार में ट्रैफिक का रश था। मैरीन ड्राइव वगैरह का इलाका होता तो पुलिस की जीप मेरा पीछा करके मुझे पकड़ सकती थी, लेकिन यहाँ जीप इतनी भी तेज़ी से मेरे पीछे नहीं आ सकती थी जितनी तेज़ी से मैं चला जा रहा था। मोहम्मद अली रोड अभी दूर थी कि करीबी बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकी जिसकी पेशानी पर लेमिंगटन रोड लिखा था। जो असहाब बम्बई में रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा बम्बई सेंट्रल का रेलवे स्टेशन लेमिंगटन रोड पर वाक़ है। मैं लपक कर बस में सवार हो गया। बस अपनी मामूल की रफ्तार से चल रही थी। पिंडी बाज़ार के इलाके से निकलकर मैं एक बस स्टॉप पर उतर गया। यहाँ से टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से कहा, कल्याण चलो। ड्राइवर ने घूमकर मेरी तरफ देखा। कल्याण बहुत दूर है बाबू, अपन उतर को नहीं जाएगा। मैंने जेब से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने मुस्कुराकर नोट जेब में ठोंसे और टैक्सी स्टार्ट कर दी। कल्याण बम्बई से 60 मील दूर है। मेरा प्रोग्राम था कि बम्बई सेंट्रल से चली हुई मद्रास एक्सप्रेस को मैं कल्याण स्टेशन पर जाकर पकड़ूंगा। मैं बम्बई सेंट्रल और दावर रेलवे स्टेशन से बचना चाहता था। मैंने ड्राइवर से वक्त पूछा। रात के 8:30 बज रहे थे। निसफ घंटे बाद सेंट्रल स्टेशन से मद्रास एक्सप्रेस रवाना होने वाली थी। उसे दावर ठहरना था जो बम्बई से 9 मील दूर था और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद कल्याण पहुंचना था। मैंने ड्राइवर से कहा कि टैक्सी तेज़ चलाए। मुझे कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को मद्रास एक्सप्रेस पर अलविदा कहना है। मेरे पास 1.5 घंटा था। टैक्सी को 60 मील का फासला 1 नहीं तो 1.5 घंटे में तय कर लेना चाहिए, जबकि सड़क पर रश भी नहीं था। ड्राइवर ने शहर से निकलते ही टैक्सी बम्बई से पूना जाने वाले हाईवे पर डाल दी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा था। मैंने एक बार उसे तेज़ चलाने को कहा तो बोला, बाबू सड़क पर फिसलन है, गाड़ी उलट जाएगी। कम वक्त बारिश को भी आज रात ही बरसना था। खंभों की रोशनियां पीछे चली जा रही थीं। टैक्सी वैरान सड़क पर खेतों के दरमियान से गुजर रही थी। टैक्सी ड्राइवर एक फाटक से गुजरा तो बोला, बाबू अभी मद्रास मेल नहीं चला, हम उसको कल्याण पर पकड़ लेगा। अभी ये जुमला उसके मुंह में ही था कि एक धमाका हुआ। मैं पिछली सीट पर ऊपर को उछला। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई। गाड़ी ने चक्कर खाया और सड़क से उतरकर कच्चे में रुक गई। मारा गया बाबू, साला टायर ब्रस्ट हो गया। मैंने अपना सर थाम लिया। तुम्हारे पास स्टपनी है? मैंने बेख्तियार पूछा। स्टपनी के बगैर हम कभी नहीं चला बापू। ये कहकर ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गया। उसने मुझे भी बाहर आने को कहा। फिर डिग्गी से फालतू टायर और जैक निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। बारिश की फुहार उसी तरह पड़ रही थी। मैं दरख्त के नीचे जाकर अंधेरे में बैठ गया। ड्राइवर गुजरात काठियावाड़, दुबला पतला मगर बड़ा तेज़ तरार नौजवान था। टायर बदलने में 1.25 घंटा लग गया। रात के 9:15 बज गए। मद्रास एक्सप्रेस बम्बई सेंट्रल से चल पड़ी थी और दावर पहुंचने वाली थी, जबकि हम दावर से कोई 15 मील आगे ही पहुंच चुके थे। मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दूंगा, गाड़ी जितनी तेज़ चला सकते हो चलाओ, मैंने कहा। बाबू तुम फिक्र क्यों करता है? पॉकेट में? अरे बाबा, तुमको मद्रास एक्सप्रेस पकड़ कर दिखा देगा।
ये कहकर उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने वाकई कमाल कर दिया। अब इतनी तेज़ गाड़ी चलाई, मुझे खौफ महसूस होने लगा कि कहीं गीली सड़क पर गाड़ी उलट ना जाए। वो 70 मील से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। रास्ते में छोटे छोटे कई कस्बे आए जहाँ वो गाड़ी की रफ्तार हल्की कर देता। कस्बे से निकलते ही फिर स्पीड पकड़ लेता। दूर से कल्याण रेलवे स्टेशन की बत्तियाँ नज़र आईं तो ड्राइवर ने खुश होकर कहा, आ गया कल्याण साला। मैंने सर घुमाकर पीछे देखा तो दूर मद्रास एक्सप्रेस के इंजन की रोशनी भी नज़र आना शुरू हो गई थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।